तो चलो बच्चों, आज हम पुनः सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का अध्ययन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसी अध्याय के भाग 3 का अध्ययन किया, जो है राज्य शासन कैसे काम करता है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा शासन की कार्यप्रणाली और वॉलपेपर परियोजना। तो उसी के साथ में हमने इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर लिया था 3 पार्टों के अंतर्गत। एक बार पुनः इस पूरे पाठ को हम स्मरण करते हैं कि अब तक हमने इस पूरे पाठ में राज्य शासन कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या पढ़ लिया है। सर्वप्रथम हमने जिम्मेदारी किसकी, एक पातालपुरम की जो घटना है उसकी एक चित्रकथा के माध्यम से हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार से वहाँ पानी की कमी हो गई और फिर हैजे नामक एक बीमारी फैल गई। उसके बाद में हमने विधायक कौन होता है और इसका चयन किस प्रकार से होता है उसके बारे में चर्चा की। उसके बाद में हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बारे में जाना, और साथ में हमने जो हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हुए 2017 के, उसके माध्यम से हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बारे में जान पाए कि कौन तो किस पार्टी को जो अधिक बहुमत मिला उसकी सरकार बनी और वहाँ पर जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जी बने, और विपक्ष में जो दूसरे नंबर की जो पार्टी को बहुमत मिला वो विपक्ष में उसने विपक्ष की भूमिका अदा की। उसके बाद में हमने उसके दूसरे पार्ट के अंतर्गत हमने पढ़ा विधानसभा में बहस। उनको हमने 6 विधायकों के उदाहरणों के माध्यम से समझा कि 6 विधायकों ने किस प्रकार से विधानसभा में जो संबंधित विभाग के मंत्रियों से प्रश्न किया और संबंधित विभाग के मंत्रियों ने उनका जवाब किस प्रकार से दिया। साथ में जो विभाग के मंत्री किस प्रकार से कार्य करते हैं और कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित होता है, इसका भी हमने अध्ययन किया। फिर उसके बाद में हमने तीसरे और अंतिम भाग के रूप में पढ़ा कि शासन की कार्यप्रणाली और वॉलपेपर परियोजना। उसके अंतर्गत हमने शुरू में ही चर्चा कर ली आती। आज हम पढ़ेंगे इसी अध्याय नंबर 3 के भाग 4 के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब एक बार हमने पुनः इस पूरे पाठ को स्मरण कर लिया है तो आपके दिमाग में कुछ न कुछ पुनः स्मरण आ गया होगा इस पूरे पाठ को लेकर। तो चलो इसके प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, और आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए और इसको नोट भी करते रहिए और साथ में समझते भी रहना इसको। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रश्नों को किताब की लैंग्वेज से ही आप उसका आंसर दे पाओ या उत्तर दे पाओ। आप अपने उसका अर्थ आना चाहिए, आप अपने शब्दों में भी उसके उत्तर दे सकते हो। तो चलो देखते हैं किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर को आप समझ पाओगे। प्रश्न नंबर पहला है, निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। अब इसमें तो हमने जो इसमें जो देख पा रहे हैं उत्तर, ये एक किताब में जैसी लैंग्वेज होती है उस प्रकार की लैंग्वेज है, लेकिन इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि निर्वाचन क्षेत्र कौन होता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में कोई विधायक खड़ा होता है, कोई भी किसी भी बहुत सारी पार्टियों के जो प्रत्याशी खड़े होते हैं। विधायक तो जब बनेगा ना, जब वो जीत के आ जाएगा, तो बहुत सारे प्रत्याशी विधायक के जो चुनाव के लिए खड़े होते हैं। जैसे हमारे राजस्थान के 200 निर्वाचन क्षेत्र हैं, अब खड़े तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन 200 विधायक चुनकर आएंगे, तो वो तो हो गया निर्वाचन क्षेत्र। अब जहाँ से जिस निर्वाचन क्षेत्र से विभिन्न प्रत्याशी खड़े हैं और उनमें से जिस प्रत्याशी को जनता ने सबसे ज़्यादा वोट किया, वो क्या चुन लिया जाता है, उस निर्वाचन क्षेत्र का विधायक चुन लिया जाता है। तो चलो इसको इस प्रकार से समझते हैं। विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहते हैं। जैसे कि हम पूर्व में पढ़े, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोग वोट करें और अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। जो विधानसभा का सदस्य बनता है जिसे ही क्या कहा जाता है, विधायक कहा जाता है। और साथ में विधायक को क्या कहते हैं, विधानसभा सदस्य भी कहते हैं। अब विधायक जब चुन जाता है, जनता के द्वारा चुन लिया जाता है, तो उसके बाद में वो कहाँ जाता है, विधानसभा का सदस्य बन जाता है, तो विधानसभा में जाता है और विधानसभा की विभिन्न बैठकों में भाग लेता है। और साथ में जिस निर्वाचन क्षेत्र के लिए विधायक चुना जाता है, उस निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के विकास के कार्य उस विधायक द्वारा किए जाते हैं। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं। इसके सीधे सीधे अर्थों में ये भी देख लेते हैं अपन कि जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा विधायक चुनकर आते हैं और
उसकी क्या बनती है, सरकार बनती है। और उन्हीं विधायकों में से क्या बनाए जाते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं। सीधा सीधा अर्थ तो इसका है, लेकिन चलो इसके आंसर के स्लाइड के आधार पर देखते हैं। विधायक मंत्री पद के लिए विधानसभा सदस्य हेतु चुनाव लड़ते हैं। अब चुनाव तो वो एक विधायक के लिए लड़ते हैं, विधानसभा सदस्य के लिए लड़ते हैं, लेकिन उन्हीं विधायकों में से, उन्हीं विधानसभा सदस्यों में से क्या बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है। फिर जिस पार्टी को बहुमत हासिल होता है उन्हीं में से सरकार बनती है। बहुमत हासिल सभी विधायक सर्वसम्मति से पहले मुख्यमंत्री और मंत्रियों का नाम राज्यपाल के समक्ष प्रस्तावित करते हैं। राज्यपाल सभी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं और इस तरह से वो मंत्री बनते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि जिस पार्टी को बहुमत मिल जाता है उसको क्या बनती है, सरकार बनती है, और उन्हीं विधायकों में से कुछ मंत्री बनते हैं। और सबसे पहले सभी सर्वसम्मति से, है ना, सभी विधायक, है ना, जो सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री और मंत्रियों का नाम राज्यपाल के समक्ष प्रस्तावित करते हैं और फिर राज्यपाल उनको पद व गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। उसके बाद में वो मंत्री बन जाते हैं। मंत्री बनने के बाद में उनमें विभागों का बंटवारा कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न 3 देखते हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए। अब हमने इसको विधानसभा में जो बहस का जो पार्ट हमने पढ़ा था उसके माध्यम से भी समझा कि हमें, है ना, जो वो बहस क्यों करनी चाहिए। इसके बहस का सीधा है, अगर हम किसी मुद्दे को वहाँ विधानसभा में नहीं उठाएंगे, या सत्ता पक्ष के हो या पक्ष के विधायक, दोनों ही विधायक अपने अपने जो निर्वाचन क्षेत्र की समस्या उठाते हैं, तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा किया जाता है। चलो इस स्लाइड के माध्यम से आप प्रश्न को नोट करते जाइए, उत्तर को नोट करते जाइए। विधानसभा में मंत्रियों तथा मुख्यमंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर बहस जरूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री तथा मंत्री विधायक जनता के कार्यों के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अब भाई विधायक, एक मुख्यमंत्री भी विधायक होता है और मंत्री भी विधायक होता है, तो ये सब, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री, सब का उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, सबका उत्तरदायित्व है जनता के प्रति। वो जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता के लिए ही शासन करते हैं। जनता के जन कल्याण के कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं, इसलिए वो जनता के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। जनता के हित के लिए सभी के विचार एक जैसे होने चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के। सभी के विचार जनता के लिए कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। बहस के फलस्वरूप ही नए विचारों का निर्णय में जोड़ा जा सकता है व सरकार का ध्यान लोगों की समस्याओं पर दिलवाया जाता है। अगर बहस नहीं होगी, जैसे हमने शुरू में ही चर्चा की कि बहस के माध्यम से ही सरकार का लोगों की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, और जो बुरे कानून हो या बुरी योजनाएं हैं या अच्छी योजनाओं को तो लाया जाता है, और बुरी योजनाएं या कानूनों को सरकार से हटवाया जाता है। तो इसलिए बहस क्या है, ज़रूरी है। विधानसभा में बहस होना क्या है, ज़रूरी है। चलो चौथा प्रश्न देखते हैं। पातालपुरम में क्या समस्या थी, निम्नलिखित के द्वारा इस विषय में क्या चर्चा या कार्य किए गए। तालिका को भरेंगे साथ में। अब पातालपुरम जो घटना हमने सबसे पहले चित्रकथा के माध्यम से पढ़ी थी कि पातालपुरम में किस प्रकार से ना लोग हैजे से मर गए थे, तो वहाँ क्या समस्या थी। सबसे पहले तालिका है जिसके माध्यम से हम अध्ययन करते हैं कि सबसे पहले वहाँ क्या हुआ, एक रैली हुई जिसके कारण सड़क बंद हो गई और विधायक का घेराव किया गया। भाई रैली की गई, लोगों के द्वारा आम सभा की गई, विपक्ष के नेता द्वारा ना जो सभी लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर विधायक, जो वहाँ के निर्वाचन क्षेत्र के विधायक थे, वहाँ का घेराव किया गया। उन विधायक को ना जो जनता की समस्या से अवगत कराया गया। दूसरा है विधानसभा। विधानसभा में पातालपुरम की समस्या पर पानी की कमी, स्वच्छता और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी का मुद्दा उठाया गया। अब विधानसभा में पातालपुरम से संबंधित, है ना, जो भी कमियां थी, या पानी की कमी या स्वास्थ्य कर्मियों की कमी, है ना, या वहाँ पर लोग मर रहे थे बीमारी की वजह से, वो मुद्दा कहाँ पे उठा, विधानसभा में उठा। फिर है प्रेस वार्ता। स्वास्थ्य मंत्री ने इसमें सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। अब जब विधानसभा में पातालपुरम की घटना को लेकर जब विभिन्न प्रकार की बहस हुई, तब प्रेस वार्ता स्वास्थ्य मंत्री द्वारा रखी गई और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जो आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं उनकी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री जहां लोगों की मृत्यु हुई उनके परिजनों व अस्पताल में भर्ती लोगों से मिलने गए। उन्होंने एक जांच समिति और मुआवजा देने की घोषणा की। उसके बाद में क्या हुआ, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री के साथ में पातालपुरम का जायजा लेने गए और साथ में अनाज जो विभिन्न योजनाओं के लिए वहां पर घोषणा की और एक उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन की भी घोषणा की। और जो वहां के लोग हैं जो मर गए या जो अस्पताल में भर्ती हैं उनसे मिलने गए।
और साथ में उनके लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। ये कहाँ की घटना के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम? पातालपुरम की। चलो इसको उत्तर की तरफ देखते हैं, और सारणी के माध्यम से है तो हमने इसके उत्तर को समझा। अब इसको और विवरण के आधार पर समझते हैं। पातालपुरम में लोगों को पानी की कमी झेलनी पड़ती थी। वहाँ के लोगों को 3-4 दिनों में एक बार ही पानी मिलता था। अब पातालपुरम में क्या समस्या थी उसका विवरण यहाँ पे दिया गया है कि पातालपुरम में पानी की समस्या थी। तालाब, कुएं, नदियाँ सब सूख गई थी और लोगों को पानी नहीं मिलने से लोग गंदा पानी पीने लग गए, और गंदा पानी पीने से लोग हैजे नामक बीमारी से पीड़ित हो गए। इस वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत सारे को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इसमें यही दे रखा है, 10 लोग वहाँ पर मारे गए और कईयों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर का देखते हैं हम। विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्य और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच में क्या अंतर है? विधानसभा में किए गए कार्यों और शासकीय विभाग द्वारा किए गए कार्यों में क्या अंतर है? हम ये देखते हैं कि विधानसभा में जो भी काम किया जाता है, कानूनों का निर्माण और योजनाओं का निर्माण विधानसभा में विभिन्न प्रकार की जो बहस होती है उसके बाद में किया जाता है, लेकिन उनको अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? शासकीय विभाग। मतलब उनका क्रियान्वयन कौन करता है? शासकीय विभाग करते हैं। जैसे मान लो शिक्षा के अधिकार के कानून को हमने विधानसभा में लागू किया, वहाँ पर ये कानून बन गया, लेकिन क्रियान्वयन कौन करेगा? शिक्षा विभाग करेगा। तो चलो अब इसको विवरण के आधार पर देखते हैं। विधानसभा सदस्य विधायिका में नए कानूनों का निर्माण करते हैं तथा समस्याओं को विधायिका में प्रस्तुत करते हैं। शासकीय विभाग में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय और कानूनों को संचालित किया जाता है। अब शासकीय विभागों द्वारा क्या किया जाता है? जो कानून या योजनाएं सरकार विधानसभा की पटल पर लेकर आई उसको लागू करवाने का काम कौन करता है? शासकीय विभाग करते हैं। चलो अब शब्द संकलन की ओर बढ़ते हैं। शब्द संकलन इसमें है सर्वप्रथम निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर मैंने सबसे पहले बताया था कि राजस्थान का नक्शा बताया था कि 200 निर्वाचन क्षेत्र में हमारे राजस्थान बटा हुआ है, मतलब 200 विधायक चुनकर हमारे विधानसभा में आएंगे। तो सीधा सा अर्थ होता है कि वह निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वह निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। वो ज़रूरी नहीं है विधायक के लिए निर्वाचन क्षेत्र हो, वो सांसद के लिए भी हो सकता है और एक जिला परिषद के लिए भी, जिला परिषद सदस्य के लिए भी हो सकता है। अब है बहुमत। ऐसी स्थिति जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय विचारों पर सहमत हो। अब बहुमत के आधार पे हमने समझा था कि जिस पार्टी को ना जो ज़्यादा सीटें मिल गई उसके बहुमत हो गया और उसकी सरकार बना ली गई। तो किसी एक विचार या निर्णयों पर एकमत होना उसे क्या कहा जाता है? बहुमत कहा जाता है। फिर है विरोधी पक्ष। इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है और जिनकी भूमिका सरकार के निर्णय और कार्यों पर प्रश्न उठाए। अब विरोधी पक्ष का मतलब है विपक्ष, और ये ऐसे प्रतिनिधि होते हैं जो चुनकर जनता द्वारा तो चुने हुए जाते हैं, लेकिन बहुमत इनके पास नहीं होने से ये सरकार तो नहीं बनाते हैं, लेकिन सरकार के जो कार्यों की समीक्षा करते हैं, आवश्यक जनता की समस्याओं का ध्यान उनको अवगत कराते हैं सरकार को, और साथ में जो सरकार के निर्णय और कार्यों पर प्रश्न भी उठाते हैं। कौन उठाते हैं? ये विपक्षी विधायक। अब इसमें विपक्ष में विधायक हो सकता है, सांसद भी हो सकता है। अब है प्रेस वार्ता। मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने व प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस वार्ता रखी थी, तो इसके अंतर्गत मीडिया से संबंधित चाहे समाचार पत्र हो या टीवी चैनलों के जो प्रतिनिधि है उनको सरकार या संबंधित विभाग के मंत्री है ना जो आमंत्रित करता है, तो वो क्या करते हैं? उनसे प्रश्न भी पूछते हैं और साथ में वो उन प्रश्नों का क्या देते हैं? जवाब देते हैं। तो इसी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न के साथ ही हमारा जो ये चैप्टर 3 है, राज्य शासन कैसे काम करता है, ये समाप्त हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर राज्य शासन कैसे काम करता है इसको आप समझ गए होंगे। साथ में आज प्रश्न उत्तर पर भी हमने जो चौथे भाग के अंतर्गत हमने जो सवाल जवाब किए उसको भी आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 के अंतर्गत इसके जो चौथा चैप्टर है उसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।